ये यहाँ तक नहीं पहुँचे थे ना? कहाँ तक पहुँचे थे बताया वो क्या? नहीं, मोहनजोदारो हड़प्पा चल रहा था हमारा भाई साहब, है नहीं ना? वो हो सकता अच्छा, ये है इंडिया में, हाँ हो गया, इंडिया में गेम, हाँ हो गया। ये हुआ था मेक इन इंडिया? नहीं हुआ था मेरे को लगता है। इंडिया बिगेन टू द स्किल्स इंडिया डिजिटल इंडिया, नहीं यहाँ से चालू है। यहाँ से चालू है ना भाई? हाँ सर हुआ है, अगर वो करिए ना वापस स्लाइड, हुआ है वो नेहरू जी का फोटो आ गया। अबे ये वाला थोड़ी आया था। सर आगे करिए ना थोड़ा, नहीं आगे आगे, पीछे नहीं, आगे आगे आगे, एक और एक और। नहीं हुआ है ये नहीं हुआ। नेहरू जी का फोटो क्या होता है? और तो नेहरू जी तो हर जगह आ जाते हैं भाई साहब। हुआ है ना 5 5 ईयर प्लान ना, ठीक है, ओके। चलो, रिसेंट इनिशिएटिव्स, अभी गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंट इनिशिएटिव, मैं थोड़ा सा रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे आपका मेक इन इंडिया प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कैसे जाते हैं? अरे दत्त यार, रुक जाओ भाई साहब। नहीं तो ये यहाँ से है ना, इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे। हाँ, ये वाला हो गया है ना, इसके बाद हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो हमने हाई ग्रोथ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे हमारे लिए एक बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर है कौन सा? एआई तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसके पहले आपका था भाई साहब, हाँ ये तो अभी भी काफ़ी सारा इसमें रिसर्च चल रहा है। जैसे आपका हाई ग्रोथ सेक्टर था आपका कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, आईटी बोल सकते हैं हम, ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर है और इंडिया ने इसको अच्छे से पकड़ा है। और इंडिया ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हम लोग सब बाहर गए हैं। और देखो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारे लोग बाहर जाएं। हालांकि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है ना। व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन? समझ लो आप भाई साहब एक अच्छे स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने लेट से आईआईटी में क्रैक किया, आईआईटी में सबसे सस्ते में आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे, ठीक है, बहुत सस्ते में आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। इसको क्रैक करना मुश्किल है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए तभी क्रैक कर पाएंगे। चलिए, यहाँ से आपने लेट से कंप्यूटर साइंस किया और आप चले गए सीधा अमेरिका। तो हम अगर एक तरफ से देखेंगे तो यार ये हमारा क्या फ़ायदा हुआ? ये जो आपने यहाँ पे आईआईटी की पढ़ाई की, यहाँ पे जो आप हॉस्टल में रहे, ये सारा खर्चा किसने उठाया? गवर्नमेंट ने, ठीक है। आपको बहुत सब्सिडाइज रेट में भाई साहब आपको पढ़ाई हो गई, आप 1 लाख में भाई साहब इंजीनियर बन के निकल गए, 5 साल की इंजीनियरिंग कर ली आपने, 4.5 साल की, ठीक है। इसके बाद आप सीधा चले गए अमेरिका। अमेरिका में जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सो इज़ दिस अ लॉस फॉर इंडिया? येस इट इज़। इस टाइप के लॉस को हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि आप जो यहाँ पे इनकम करेंगे वो आप भेज रहे हैं वापस इंडिया में, और ये हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। सो दिस इज़ अ न्यू मनी विच इज़ कमिंग इन, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पे होगी और आप फैमिली वालों को यहाँ पे भेजेंगे, उस पैसे से फैमिली वाले भाई साहब चीज़ों को खरीदेंगे, हमारे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे बैंक्स वगैरह में ना एनआरआई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एनआरआई स्पेशल स्कीम्स होते हैं वहाँ पे, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे एनआरआई स्कीम्स में आपको फ्लैट्स अलॉट होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जाओगे यार इसके सीबीडी बेलापुर के आगे क्या है, सीवुड्स में एक कॉलोनी है जिसको हम एनआरआई कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट में चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे आपको एमिनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, ठीक है। एमिनिटीज़ आपको अच्छी मिल रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि भाई साहब आपके पैसे को हम खींच पाएँ, क्योंकि हमारे लिए नया मनी है। इंडिया में अगर आप मनी जनरेट कर रहे होगे तो इंडिया में भाई साहब फैक्ट्री डाल के इंडिया का लैंड और इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप मनी जनरेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और मनी जनरेट कर रहे हो तो वो तो हमारे लिए पूरा प्रॉफिट हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। सो अगर बाहर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो द रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड ट्रेड बैलेंस। तो इंडिया के भाई साहब बहुत सारे पॉलिसीज नए आए हुए हैं, ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया, ज़्यादा करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए,
ये इसके बारे में तो आप सुन चुके होंगे। स्किल इंडिया, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं और ये चेंजेस लाए गए हैं आपके स्किल सेट्स को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोडिंग को डेवलप करने के लिए आप पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी सीखें ताकि आपकी कल के चलकर एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़े, ठीक है। डिजिटल इंडिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जितनी आसानी से यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या लेट्स से आप फटाफट पेमेंट कर दिया आपने गूगल के या पेटीएम के या जो भी किया, इतनी आसानी से आप किसी फॉरेन कंट्री में नहीं कर सकते। आप यूएस में जाएंगे, अभी भी लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। हम यहाँ पे करेंसी के लेन देन को कम कर रहे हैं और डिजिटलाइज कर रहे हैं, इसको साइलेंट करना, ठीक है, इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड ट्रेड बैलेंस। व्हाट इज ट्रेड बैलेंस? कोई बता सकता है भाई साहब, व्हाट इज ट्रेड बैलेंस? देखो, आपका एक होता है इंपोर्ट और एक होता है आपका एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर कंट्री में आपका एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है, वेरी गुड, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेस है तो ये खतरे में है आप, ठीक है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट के बराबर है तो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बैलेंस कर रहे हैं बाय ट्रेड, ठीक है। देखो, हमको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है, कुछ चीज़ों की तो कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे यूएई, ठीक है, यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है, वहाँ पे क्या है भाई साहब? बहुत भारी मात्रा में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ऑयल। लेकिन वहाँ पे कमी है किसकी? वाटर की। तो भाई कोई भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ये वाटर उसको कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज वन रीजन दैट इज देयर, ओके। Nature and concept of business. The term business is derived from the word busy. Therefore, business means being busy. अगर आपका कोई धंधा है तो आप बिजी हैं उसमें, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earn profits. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट्स। अभी देखो, जैसे समझो कि आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं और आपने क्लिनिक खोला, लेकिन लेट्स से शाम के 7 बजे से 9 बजे तक जितने भी पेशेंट्स को आप देख रहे हैं मुफ्त में देख रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इज दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये आपके लिए पैसा जनरेट नहीं कर रहा है। समाज का सेवा हो रहा है बट ये आपके लिए पैसा जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे पैसे का जनरेशन नहीं होता है या प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सो तो अगर पानी पूरी वाले ने आपको कितने देते हैं? 6 एक में 6 देते हैं, उसके बाद वो सूखा पूरी, वो बिजनेस में आएगा? या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब वो आपको दे रहा है कि आप उसके क्लाइंट बने रहें, उसका देना बनता नहीं है, हो गया ना प्लेट, जाओ, ठीक है, लेकिन चलो सूखा एक ले लो, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे इसको? ये है आपके क्लाइंट को बनाए रखने के लिए। हालांकि उसने कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन ये जो एक सूखा पूरी वो दे रहा है वो प्रॉफिट को नीचे कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वाला नहीं है, समझ में आ रही है? ऐसी सारी एक्टिविटी जिसमें आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे नॉन बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं उसको अपन बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी धंधे के लिए किया गया काम बिजनेस एक्टिविटी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई साहब, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इबिटा, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ये सब, लेकिन धंधे की पकड़ जिसको होती है ना, वो धंधे को समझता है। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं आज की तारीख में। टैक्सेस का पॉलिसी है, ज़रूरी है। अगर आपने शार्क टैंक वगैरह देखा हो तो किसको देख रहा है? तो अगर आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा तो जब उन लोग प्रेजेंटेशन करने आते हैं तो उनको पूछते हैं ना, आपका इबिटा मार्जिन कितना है, ये है, वो है। शायद टेक्निकल टर्म्स बहुत लोगों को मालूम ना हो, लेकिन धंधे की पकड़ जिसको है ना, वो बिना इन चीज़ों को जाने भी धनाधन धंधा कर सकता है, ठीक है। ये एक अलग पल्स या फील होता है। जैसे बहुत बड़े एग्रीकल्चर, अब बहुत बड़े किसान होने के लिए आपको साइंटिफिक नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज डेफिनेटली कैन हेल्प यू, लेकिन आप अगर अच्छे किसान हैं तो ज़मीन आपको बता देगी कि क्या करना है, ठीक है। दैट इज़ एन इंट्यूशन लेवल थिंग। खैर, इसके बाद हम आते हैं भाई साहब, बिजनेस इज डिफाइंड एज द रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट के
लुकआउट से। हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ, लेकिन बिजनेस हुआ है वहाँ पे, बिजनेस हुआ है। वो चीज़ पड़े पड़े सड़ता था या आपके लिए कल को वो लायबिलिटी बनता था, अगर आप उसको क्लियर नहीं करते थे तो आपने शायद उसको लॉस में बेच दिया, लेकिन बेचा है आपने, बिजनेस हुआ है, ठीक है। अर्न प्रॉफिट विच इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, तो इससे वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अगर आप नहीं भी कर रहे होंगे तो भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट का इंटेंशन ही नहीं है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं अपने सर्विसेज, मैं एक लॉयर हूं और मैं गरीबों के लिए केस लड़ रहा हूं, अगर मैं गरीबों के लिए केस लड़ रहा हूं, उनसे पैसे को एक्सपेक्टेशन मेरे को है नहीं, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट इज नॉट बिजनेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई एक रिटेलर हूं या होलसेलर हूं और मैंने कुछ गुड्स को लॉस में बेच दिया, यहाँ पे मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, भले ही मेरा लॉस हुआ है बट मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी मैं लॉस में हूँ क्योंकि मैं अपने सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, बट दैट इज प्री डिस्टिंक्ट, मतलब मैंने चूज किया है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने किया है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अ फैक्ट्री, अ रिटेल शॉप, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, ये सारा चीज जो भी हम करते हैं वो सब का सब भाई साहब आपका बिजनेस है, ठीक है। पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, तो हमारे नीड्स और जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव्स राइज टू अनदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज जैसे घर में कोई भी खाना बना रहा हो, मम्मी पापा कोई भी खाना बना रहे हो, ये जो घर में खाना बनाने का प्रोसेस है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेट सबका भर रहा है, अगर खाना नहीं पका तो स्विगी और जोमेटो में आपको खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक बिजनेस, ये एक एक्टिविटी है which is essential but it cannot be classified as a business activity, it is a non economic activity, ठीक है। but at the same time when you are ordering from outside or maybe visiting a hotel in order to have food, then it is an economic activity। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जहाँ पे भाई साहब प्रॉफिट के इंटेंशन से कुछ भी किया जाता है उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगे, चलो भाई साहब आगे कहाँ नहीं जा रहे हो दर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनी इज वर्थ एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, जहाँ पे भी पैसों के लिए काम किया जाता है उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल रनिंग अ फैक्ट्री, रिटेल शॉप, कल्टिवेटिंग लैंड, ठीक है, ये सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, तो इसमें भाई साहब वेल्थ क्रिएशन होता है, पैसों का क्रिएशन होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, ओके। फिर क्या है भाई साहब आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का भाई साहब मेन मुद्दा है हमको पैसा चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी, ओके। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो ये आपके एक सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस बनता है, इट बेसिकली फॉर्म्स द बेस, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या हो जाएंगी बोलो, एक्टिविटीज which are undertaken not for any reward but for the personal satisfaction। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की परवरिश कर रही है या एक घर के लेडी जो सबका देखभाल कर रही हैं, खाना पका रही हैं, तो ये सारा जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये दिस इज़ नॉट फॉर अर्निंग एनी मनी बट दिस इज़ फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो साइड में आ जाए बेटा, वरना जैसे ही उठेगा मेरा कैमरे का बैंड बज जाएगा, ठीक है। अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, अ हाउस वाइफ कुक्स फूड फॉर द फैमिली, विजिटिंग टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें जो है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज क्लियर। अगर कोई लॉयर फ्रीली प्रैक्टिस कर रहा होगा और कोई डॉक्टर फ्रीली आपका मेडिसिन दे रहा होगा, सो ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे आर नॉट डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग अ रिवॉर्ड। डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न मनी और मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, गोल्ड जैसी चीजें जो मनी के वर्थ, जैसे मैंने तुमको कोई चीज़ दी या मैंने तुमको कोई सर्विस ऑफर करी। मैं लेट्स से एक कंप्यूटर मैकेनिक हूँ, तुम्हारा कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो तुमने मेरे को घर पे बुलाया, मैंने उसको ठीक कर दिया। अभी इंस्टेड ऑफ पेइंग मी व्हाट यू आर सेइंग इज, मेरे पास 2 प्रिंटर पड़े हुए हैं, ये आप ले जाइए, बेचना है बेच दीजिए, ठीक करके बेच दीजिए। तो मुझे पैसे नहीं दिए तुमने, लेकिन वो जो 6-6 हज़ार का प्रिंटर दिया तुमने, उसको मैं 500 रुपये में ठीक करके बेच सकता हूँ, ठीक है। तो तुमने मुझे क्या दिया, मनी नहीं दिया, लेकिन मनी का वर्थ दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, यू आर गिविंग मी मनी इज वर्थ ऑफ थिंग्स। तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी।
फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। हाँ, हाउस वाइफ, practicing lawyer who is not taking money, or a doctor who is not charging fees from his patients for a particular period of time, ये सब आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप मनी में मेजर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। मनी इज़ द रिवॉर्ड, ये आपको मिल रहा है पैसा, आप क्यों काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सिंपल। मेंटल सेटिस्फैक्शन इज़ द रिवॉर्ड, अच्छा लग रहा है, अच्छा काम करके अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन में क्या क्या आता है बोलो? टीचर, फिर डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, और सीए, सीएस, और सीएफए, और कंप्यूटर्स, ठीक है, आपके जो भी इंजीनियर्स हैं, तो ये सब आपके प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर प्रोफेशनल्स, दे हैव स्टडीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो बिजनेस आपका प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली बात तो पैसे वाला, जहां से पैसा का लेन देन चालू होता है वहां से इकोनॉमिक्स चालू होती है, उसके पहले नहीं होगा। कुछ भी कर लो, दुनिया का बहुत बड़ा तुर्रम खान कोई भी काम कर लो, अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बट नॉट फॉर लव, अफेक्शन एक्सेट्रा। परचेज एंड सेल्स ऑफ आर्टिकल्स बाय अ शॉपकीपर, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस शुड एक्वायर द गुड्स, ठीक है, सारे गुड्स भाई साहब एक्वायर होने चाहिए। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब हो गया आपके मशीन, जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल गुड्स। आपकी कोई जेरोक्स की दुकान है तो आपके लिए कैपिटल गुड क्या हो जाएगा? जेरोक्स मशीन, ठीक है। जो भी आपने स्टॉक में रखा होगा, जो भी स्टेशनरी आइटम्स होंगे, वो कैपिटल गुड्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है, वाटर सप्लाई एक सर्विस है, हेल्थ केयर एक सर्विस है, ठीक है, लीगल एडवाइस एक सर्विस है। ये सारे आपके सर्विसेज हैं, ठीक है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर शुड बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। गुड्स प्रोड्यूस फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप समझ लीजिए किसान हैं, ठीक है, आप किसान हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लेट्स से ये आपका खेत है, ठीक है, इसमें इतना हिस्सा में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, और इतना हिस्से में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आप बेच रहे हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ये आप फैमिली के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं आप। गुड्स प्रोड्यूस फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज़ नॉट बिजनेस। ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए, इसलिए ये बिजनेस नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। आप किराने की दुकान है आपकी, ठीक है, किराने की दुकान पे आपको होलसेल रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। किराने की दुकान पे चीज़ों को रख दिया आपने बेचने के लिए, लेकिन जो आपको होलसेल रेट में मिल रही हैं उनको आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं इसको आप बिजनेस नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट नोन एज बिजनेस, ठीक है। ये आपका रिक्वायरमेंट है, भले ही आप पूरा कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट काउंटेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का एंड टू एंड आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस नहीं बोल सकते। अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर इवन एट अ प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एज देयर इज नो कंटिन्यूटी। बिजनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने आज जो भी डील किया है वो आप फिर से करेंगे, कल परसों फिर से करेंगे, हर घंटे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक ट्रांजैक्शन है, आप कोई चीज़ है जिसको आप बेचना चाहते हैं और आपने उसको प्रॉफिट में बेच दिया, जनरली जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया, आपने एक स्कूटर खरीदा, आज अगर आपने स्कूटर खरीदा, कल बेचने जाओगे तो आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से किसी को आपने उल्लू बना दिया और उसको बेच दिया, तो ये आपका एक दिन का है। ये स्कूटर से आप रिड होना चाहते थे, इसलिए आपने किया है, भले ही इसमें आपने प्रॉफिट कमाया, बट दिस कैन नॉट बी कंफर्म्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं है। जिस चीज़ की कंटिन्यूटी हो बार बार लगातार, उसको अपन बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटी। हो सकता है आपका बिजनेस बंद पड़ जाए, लेकिन जब तक आपने किया तब तक किया, ठीक है, तो इसका कंटिन्यूटी होना चाहिए। जैसे ब्रोकर है, वो रोज रोज घर नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता, वो बिजनेस में आएगा।
बिजनेस में आएगा। मतलब ब्रोकर मतलब जैसे एक प्रॉपर, समझा से, हाँ, फ्लैट का सेल्स कराता है, चलो हाँ, तो वो बिजनेस में आएगा, क्योंकि वो रोज रोज नहीं बेच पाएगा, रोज रोज नहीं बेच पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो वो आएगा बिजनेस में, मतलब कैरेक्टर के हिसाब हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अरे उसका कंटिन्यूटी है ना भाई, देखो कंटिन्यूटी मतलब, उसका कंटिन्यूटी मतलब आज बेचा उसने, 6-7 दिन बाद एक और बेचा उसने, हो सकता है 15 दिन बाद एक और बेचा, हो सकता है 1 महीने बाद एक और बेचा, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी है। तुमको क्या लगता है एक फ्लैट बेचने में उसको 2% इंटरेस्ट मिलता है? एक फ्लैट नहीं करके 40 लाख का बेचेगा, एक 1 आर के भी बिका 40 लाख का, उसका 2% कितना हो गया तुम्हारा? तो अच्छा खासा पैसा पैसा हो गया ना भाई, 80,000 हो गया। एक एवरेज इनकम जो है एक हाउस होल्ड का 50,000 है, वो 80,000 कमा रहा है एक डील में, तो कंटिन्यूटी है, देयर इज अ कंटिन्यूटी। इसको अपन ये नहीं बोल सकते, ब्रोकर्स लोगों का जो है वो डील डिपेंड करता है, ठीक है, क्रैक हो गया, डील क्रैक हो गया, बस में भाई साहब कंटिन्यूटी रहेगी। हो सकता है 5 दिन में 5 फ्लैट बेच दे, हो सकता है महीने भर में 1 फ्लैट बेचे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट देयर इज अ कंटिन्यूटी एंड दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज बिजनेस, ठीक है। वो लगा पड़ा है, अगर उसने अपना धंधा ही बंद कर दिया देन इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन वो लगा पड़ा है, ठीक है, आज नहीं तो कल उसको क्लाइंट्स मिलेंगे। द बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी इंटेंडेड टू अर्न प्रॉफिट। Businessmen should take all possible efforts to maximize the profit by increasing sales volume or reducing cost. सारे efforts उसको लेने हैं। No business can predict its future profit. Future profit आप नहीं बता सकते, future कोई भी नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोल। Element of okay, element of risk. Okay. Uncertainty of return ये हमेशा रहेगा। Element of risk. Every business is subject to risk due to various factors. अभी देखो जैसे आपके होटल इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री में जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भाई साहब चालू हुआ तो गैस सप्लाई भाई साहब तंगी हो गई, इन लोगों को तो वो पाइप गैस लाइन नहीं था, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो गया, गैस नहीं मिल रहा है, गैस ज़्यादा दाम में मिल रहा है, प्राइसेस बढ़ गए, तो इनको भी फूड का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो हो सकता है उनके कस्टमर्स लॉस हो जाए। ये आपका बिजनेस का एक रिस्क है, ठीक है। कभी कभी बिजनेस में रिस्क भी होता है, कभी कभी बिजनेस में अनवांटेड तरीके से फ़ायदा भी हो जाता है। जैसे समझो कि मैंने कबाड़ बेच के, यस कबाड़ बेचना एक अलग चीज़ है। वैसे मैं बता दूं, मुंबई में स्क्रैप डीलिंग में करोड़ों लोग कमा रहे हैं, स्क्रैप डीलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। खैर जैसे समझो कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना चालू नहीं हुआ था, मेरा एक लैपटॉप थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा था, तो मैंने जस्ट लैपटॉप का ऐसे पता किया, उस रेंज में उस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप जनरली आ रहा था 60,000 में, ठीक है, मार्केट में 60,000 में अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल थे, ऊपर नीचे 1-2 हज़ार। भाई साहब ये कोरोना आ गया और 5 महीने कोरोना चला, लॉकडाउन हो गया, सुपर लॉकडाउन हो गया, मैंने ख़रीदा नहीं था तभी। उसके बाद 5 महीने बाद जब मैंने उस लैपटॉप का प्राइस पूछा, दे वेर कोटिंग मी 1.2 लैक्स, स्ट्रेट अवे 200%। तो ये क्यों हो गया भाई साहब? ये इसलिए हो गया क्योंकि अचानक भयानक में कंपनीज लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, और वर्क फ्रॉम होम कर दिया मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप प्रोवाइड करना पड़ेगा। बहुत बड़ी भयानक बल्क रिक्वायरमेंट आ गई, बल्क रिक्वायरमेंट आ गई तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को ये क्यों पूरा करेंगे, और पूरा करेंगे भी तो बहुत हाई प्राइस में करेंगे, तब इन्होंने फ़ायदा उठाया। तो कभी कभी क्या होता है, किसी सिचुएशन का लोग फ़ायदा उठाते हैं और किसी सिचुएशन में मजबूरन उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। सो अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है, अलग अलग रीजंस आपके हो सकते हैं। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू वेरियस, तो चेंज इन फैशन, फायर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई रेगुलर डीलिंग का मतलब क्या है कि मेरा आज एक डील हुआ और 1 महीने बाद एक डील हुआ, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, तो क्या वो रेगुलर डीलिंग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि वो आपका कोर बिजनेस है। आज एक डील हुआ, कोई कल क्लाइंट आया नहीं या कुछ बिका नहीं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद भी अगर आप उसमें कर रहे हैं कोई डील, तो भी वो आपका रेगुलर डीलिंग है, तो भी आपका रेगुलर डीलिंग है, जब तक आपने अपनी दुकान ना बंद की हो, ठीक है। हो सकता है ब्रोकर में ऐसे होते रहते हैं, ठीक है, ओके। अर्निंग प्रॉफिट आपका मेन है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ये हमेशा रहेगा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डायनेमिक्स आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अरे यार, हेलो, अरे संजय जी, कोई तो ये काम करता नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वो एक इंजीनियर है यहाँ पे,
बाई डिफॉल्ट। इज दिस अंडरस्टूड? यही खत्म है ना भाई साहब चैप्टर? नहीं नहीं बहुत ओ कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस क्या है? आपका खुद का धंधा, ठीक है। प्रोफेशन क्या है? आप सीए हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इनकम, सिंपल, ठीक है, ओके। सो बिजनेस बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। तो एंटरप्रेन्योर जो फाउंडर होगा उसके डिसीजन पे ये बेस करेगा, उसके डिसीजन के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। जैसे आप अगर सीए हैं तो आपको सीए का मेंबर होना पड़ेगा, आप सीए रजिस्टर्ड, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स का, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का एक लिस्ट होता है, वैसे ही आपके सीए का भी लिस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और वो मेंबरशिप आप लेते हैं जब आप एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट होता है जब, तब आपको, आप जब कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो पहला लेटर जो आपको मिलता है वो है अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें आपका सैलरी लिस्टेड होता है, जिसमें आपके और भी कोड ऑफ कंडक्ट लिस्टेड होते हैं, कंपनी आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओके। सो जैसे, हाँ, बिजनेस प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोफेशन रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, सीए, ये सब आपके प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं कोई और जानता है, उसको डिग्री मिली हुई है, तो वो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं आपके एम्प्लॉयर के साथ, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, धंधे की समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है। और मैंने ज़्यादा करके देखा है बहुत कम क्वालिफाइड लोग भी अच्छा बिजनेस कर ले रहे हैं, ठीक है। सो आपका बिजनेस में क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच ऑफ ग्रिप यू हैव इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत लोगों को EBITDA नहीं मालूम है, बहुत लोगों को भाई साहब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो बिजनेस में होते हैं वो नहीं मालूम है, बट दे आर डूइंग सुपर गुड बिकॉज दे नो द पल्स ऑफ द, ठीक है। जैसे वॉरेन बफेट जो थे, जो हैं बेसिकली इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, एंड द रीजन व्हाई ही हैज अर्न सो मच, ही यूज्ड टू ड्रॉप न्यूज़पेपर्स while he was a child, he used to drop newspapers at people's houses. Now see where he has gone. उन्होंने पहला शेयर अपना खरीदा था 11 साल की उम्र में, ठीक है। सोचिए 11 साल की उम्र में लोग भाई साहब चीज़ों को समझते नहीं है, उन्होंने शेयर क्या आता है इसका स्टडी करके शेयर खरीद लिया था। आज की तारीख में वो 340 कंपनीज सेटअप कर चुके हैं, और उससे आपका पैसा चल रहा है उनका। प्रोफेशन क्या है? प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की अलग। बिजनेस में आपका भाई साहब इनकम क्या है? प्रॉफिट। इसमें प्रोफेशन क्या है? आपकी फीस, डॉक्टर, लॉयर, सीए सबकी फीस होती है, सैलरी और वेज एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ओके। रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न है ये। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस लार्ज कैपिटल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में भाई साहब लार्ज कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अरे यार
तो रिकॉर्डिंग में भी मेरे को भाई बैठ के उसको सब उड़ाना पड़ेगा। ओके, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हो गया भाई साहब, नो कैपिटल, रिस्क। तो तेरा मुद्दा क्या था इस चीज़ को उठाने का? पूछ रहा था सर तो मतलब क्या उस वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल पे ऐसा कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, वो तो प्रॉफिटेबल है। हाँ वो तो प्रॉफिटेबल है। और मतलब आपको लग रहा है कि वो हंसी मजाक का सीन है, लेकिन वो बहुत ही मतलब कल्चर्ड सीन है। आज उसका सेकंड डे तो मतलब इसमें कैसा है कि हमको लग रहा है कि अरे इंस्टेंटेनियस कॉमेडी हो रही है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कपिल शर्मा का शो है, आपको लगता है कि रिस्पॉन्सेज बड़े इंस्टेंटेनियस है। इसने कुछ बोला और उसने कुछ जवाब दिया। मेरा एक दोस्त वहाँ पे गया था शो में, जो गोरेगांव में होता है, बोलता है भाई मैं बोर हो गया। तुम 1 घंटे का शो देखते हो या 45 मिनट का शो देखते हो, मैं 6 घंटे से वहाँ पे बैठा हुआ था। टेक रिटेक, टेक रिटेक, टेक रिटेक, हर एक रिस्पॉन्स आपका वैसा है, मतलब कल्चर्ड है वो, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बड़ा इंस्टेंटेनियस और बड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। अनस्क्रिप्टेड है सर। अनस्क्रिप्टेड है, सभी अनस्क्रिप्टेड है, और अनस्क्रिप्टेड की वजह से ही वो चल रहा है। खैर, ओके, रिस्क, ये आपका क्या है भाई साहब? बिजनेस हाई रिस्क है, प्रोफेशनल में आपका रिस्क लिटिल है, इसीलिए लोग ज़्यादा करके इसमें और इसमें घुसने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं कि एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क है, इस यहाँ पे भी रिस्क है, ठीक है। बिजनेस आपका हाई रिस्क है क्योंकि सारा दारोमदार आपके ऊपर है, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। प्रोफेशन आपका लिटिल रिस्क है, काफ़ी कम रिस्क है, और एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस आपका ट्रांसफरेबल है, प्रोफेशन नॉट ट्रांसफरेबल, एम्प्लॉयमेंट नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो बिजनेस आपका क्या है भाई साहब? ट्रांसफरेबल है, आप एक को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं अपना एक धंधा चला रहा था, मैंने अपने बेटे को वो धंधा दे दिया, ठीक है। मैडम उसको छोड़ दीजिए क्योंकि उसको उसका 7:15 टाइम हो गया उसका, ठीक है। तो बिजनेस आपका ट्रांसफरेबल है, इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम 1% टू अदर। प्रोफेशन आपका नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर होने के लिए उसको एग्जाम देना पड़ेगा, मैं उसको डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट भी नॉन ट्रांसफरेबल है। आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आपके बेटे को वहाँ पे नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है ये। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का नो कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिजनेस कर रहा है वैसा कुछ भी पहन के चला जाए, कुछ भी वैसा बात कर ले, ठीक है, इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। आप अगर लॉयर हैं तो अगर आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो आपको बराबर जो लॉज हैं उनके मुताबिक ही केस लड़ना है, ठीक है। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो जो मेडिकल साइंस में बोला गया है उसके हिसाब से ही आपको इलाज करना है, ठीक है। ओके, सो दीज आर कोड ऑफ कंडक्ट्स दैट आर देयर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपका भाई साहब एम्प्लॉयमेंट में ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, ये तुम्हारे आने का टाइमिंग, ये तुम्हारे जाने का टाइमिंग, ये तुम्हारा काम करने का टाइमिंग वगैरह वगैरह, ये सब रहता है कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जाम्पल्स आपके बिजनेस में शॉप, फैक्ट्री एक्सेट्रा। प्रोफेशन में सीए, लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, डिसीजंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर आपको मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट देखना है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, तो अगर आपका मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट है बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, डिसीजंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सारे कंप्लीट करेगा। कंपनी स्टैब्लिश करनी है, पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप मेंबरशिप लेते हैं प्रोफेशनल बॉडी का, मैं डॉक्टर्स एसोसिएशन का मेंबर तभी बन सकता हूं जब मैंने खुद एमबीबीएस किया हो। मैं सीए एसोसिएशन का मेंबर तभी बन सकता हूं जब मैं खुद सीए एग्जाम क्रैक करूं, ठीक है। ओके, नेचर ऑफ वर्क, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, बिजनेस में, ठीक है। प्रोफेशन में सर्विसेज अप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे गुड्स सप्लाई नहीं करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन, इसका कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बाय द प्रोफेशनल बॉडी, एम्प्लॉयमेंट प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, ये क्या है भाई साहब? बिजनेस में प्रॉफिट, ठीक है। रिवॉर्ड, तो ये हो गया आपका फीस, ये सिर्फ टैबुलर फॉर्म में है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हाई है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड है। प्रोफेशन में आपको क्या मतलब, जैसे समझो कि तुम अगर एमबीबीएस आज क्रैक कर लेते हो, लेट्स से तुम डॉक्टर बन जाते हो, एक भाई साहब फैन और लाइट और बैठ जाओ, कोई तुम्हारे पास हाई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टेथोस्कोप से भी तुम अपना धंधा चालू कर सकते हो। बाकी तुम एसी लगाना चाहते हो कि नहीं, ये तुम्हारा लुकआउट है, बट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट। लेकिन बिजनेस में आपका हाई इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप सीए हैं, आप कंप्यूटर में काम करें या मैनुअली काम करें, आपके ऊपर है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को लेकर काम करें या खुद करें, ये आपके ऊपर है, तो उसके हिसाब से आपका खर्चा होगा, ठीक है।
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल। आप जब कभी कहीं पे एम्प्लॉयड होते हो, और सर सब ठीक ठाक, ओके ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपका नो कैपिटल, इसमें कोई किसी कैपिटल की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। रिस्क हाई लिमिटेड है, और यहाँ पे लिटिल रिस्क है, यहाँ पे भी लिमिटेड रिस्क है, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क है। मतलब कैसा, आप डॉक्टर हो, कोई आपसे गड़बड़ हो गया तो आपका जा सकता है भाई साहब जॉब, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन भी जा सकता है, आपके सर्टिफिकेट भी जब्त हो सकते हैं, आपका प्रैक्टिस भी बंद हो सकता है। दीज थिंग्स कैन हैपन टू यू, ठीक है। लिटिल रिस्क है, यहाँ पे बहुत कम रिस्क है। अभी देखो, जैसे हमारे चीफ जस्टिस जो हमारे इंडिया के थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कॉकरोच, उसके बदले पे एक बन गई कॉकरोच पार्टी, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप सोचिए कितना बड़ा ओहदा है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोल दिया कि यार अनएम्प्लॉयड वाले जो है ना कॉकरोच की तरह हैं, और आज की तारीख में ले भाई साहब कॉकरोच पार्टी बन गई, उसके ऊपर कितना बवाल चल रहा है। तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप जब बड़े ओहदे पे होते हैं तो थोड़े बहुत रिस्क हो जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे एकदम भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट करना है खुद उसको बनना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट नॉट प्रिस्क्राइब्ड, बिजनेस में कुछ नहीं होता है, आपका प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी, आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे आप लॉयर हो तो आपको एक ड्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है, आप अगर डॉक्टर हो तो उनका भी एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है। लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, जैसे समझो मैं अभी किसी डॉक्टर के पास गया, जैसे मुझे सर्दी खांसी हुई है, तो अभी वो डॉक्टर मेरा प्रेशर चेकअप कर रहे हैं। ये क्या भाई, मेरे को सर्दी खांसी हुई है, तुम मेरा चेस्ट कंजेशन चेकअप करो और मुझे दवाई दो, लेकिन वो मेरा प्रेशर क्यों चेकअप कर रहा है? क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। अगर आप 40 के ऊपर हो गए हैं तो आपको मेडिसिन देने के पहले डॉक्टर का कर्तव्य है कि आपका प्रेशर चेकअप करे, क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर माइट बी प्रेशर फ्लक्चुएशंस, और अगर प्रेशर फ्लक्चुएशंस होता है तो जो दवाई आपने दी है उसका उल्टा असर हो सकता है, ठीक है। तो ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट में आ रहा है। अगर डॉक्टर ने प्रेशर चेकअप बिना किए आपको दवाई दे दी तो ऊपर नीचे हो सकता है चीज़ें, मामला ऊपर नीचे हो सकता है। तो दिस ऑल्सो कम्स इन द कोड ऑफ कंडक्ट। सिर्फ वाइट कोट पहनना या स्टेथोस्कोप गले में लगाना, दैट इज नॉट द कोड ऑफ कंडक्ट, दिस ऑल्सो कम्स अंडर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जितने आर्टिकल्स हैं उनके मुताबिक ही केस लड़ना, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ लॉयर है, ठीक है। लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर, ये भाई साहब जो एम्प्लॉयर बोले, ठीक है। एग्जाम्पल शॉप, फैक्ट्री, सीए, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। बोलो। एक सीए खुद का फर्म खोला है, खुद का फॉर्म खोला, ओके। उसके नीचे बहुत सारे सीए, वो लोग काम करते हैं, और वो बड़ा वाला सीए भी प्रोफेशन ही अपना वो कर रहा है। मतलब छोटे जो सीए, मतलब उसके जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी सीए का ही, समझा। तो वो किसमें है, एम्प्लॉयमेंट में आएगा कि प्रोफेशन? जो लोग नीचे काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट में है, और जो ऊपर है, जो ऊपर है वो प्रोफेशन में आएगा। बिजनेस में नहीं आ सकता। नहीं, बिजनेस में नहीं आएगा वो CA का बिजनेस, काम नहीं कर रहा। हाँ सीए का काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका फर्म क्या कर रहा है? उसका फर्म सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका फर्म गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बिजनेस है, डेफिनेटली है, लेकिन उसका फर्म सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये सारे लोगों ने छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? वो करेगा ना। अगर समझ लो अचानक से सारे लोगों ने छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसने क्या किया है कि भाई साहब हायर किया है लोगों को, उसका खुद का काम बहुत वॉल्यूम बढ़ गया है, इसलिए उसने 10 सीए लग दिए। सीए तो वही है ना, ही इज द सीए। हाँ, अगर वो बिजनेसमैन है, वो खुद सीए नहीं है और उसने सीएस को रखा है ऐसे लोगों का काम, तब वो बिजनेस है। लेकिन अल्टीमेटली मैं एक सीए हूँ, मेरे से इतना वॉल्यूम हैंडल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने और 10 को रख लिया है अपने नीचे, लेकिन इस मामले में मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सीए नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, जैसे समझ लो मैंने हॉस्पिटल खोला, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक है, मैंने हॉस्पिटल खोला, मैंने 4 डॉक्टर और रख लिए, तो उस हिसाब से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैं बिजनेसमैन हूँ, दैट्स आई एम अ बिजनेसमैन देयर। क्या ये समझ में आ रहा है? और कोई ना क्वेश्चन? नहीं, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और एक दिन में हो जाएगा, हो जाना चाहिए फिर। चलो एक से आगे आपकी स्पीड के ऊपर है, स्पीड पढ़ाए तो फिर तो आधे घंटे में। नहीं भाई, वैसा हम नहीं पढ़ा पाते हैं वो, पर आगे करते हैं बड़े बड़े टॉपिक। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़ा सा। हाँ हाँ